एनाटॉमी इज द इंटरनल फीचर्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। इससे पहले जो फोर्थ वाला टॉपिक था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी में आपने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ा था, और टुडे टॉपिक इज एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज द इंटरनल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी में वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक, या सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट सेल पार्ट अलग से एक चैप्टर है जो आप कर चुके हैं। और एनाटॉमी में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या आएगा? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू। और किसी भी टिश्यू के जो फीचर्स होते हैं उनको डिटरमाइन कौन करता है? ऑल सेल्स जो मिलकर टिश्यू की फॉर्मेशन कर रही हैं, उन सभी सेल्स से मिलकर जो भी टिश्यू का फीचर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो डिसाइड होता है। तो इन एनाटॉमी फर्स्ट टॉपिक इज टिश्यू। प्लांट टिश्यूज की बात हो रही है। प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस है, सभी जानते हैं। और एनिमल टिश्यूज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज बिकॉज दोनों के फीचर्स, दोनों के हैबिटेट, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर और dissimilar cells performing same or common function together in a group. And this group is tissue. There are two types of tissues. Plant tissues की बात हो रही है. Plant tissues are classified into two types. What are these two types? These two types are based on the cell division activity. शायद सेल डिवीजन एक्टिविटी मैंने जैसे ही बोला सबको रिकॉल हो गया होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. There are two types of tissues. First, meristematic tissues and permanent tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन एक्टिविटी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं. एंड व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज सेल डिवीजन एक्टिविटी. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन, the cells of this tissue can divide. और जब ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हमेशा कैसे होंगे? These tissues are always living, whereas cells of permanent tissues cannot divide. इसका मतलब these can be living or dead, may be living or may be dead. तो अब इनके सेल डिवीजन कैपेसिटी की बेसिस पर फंक्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो ग्रोथ भी होगी. दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. ग्रोथ आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होती है. और परमानेंट टिश्यूज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ये ग्रोथ के अलावा और भी तो फंक्शन है. प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये सारे फंक्शंस कौन करेगा? परमानेंट टिश्यूज. नॉट पार्ट इन ग्रोथ एक्टिविटीज. These are the main differences between meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissues
अगर हम पोजीशन के बेसिस पर बात करें तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप के हैं मेनली प्लांट्स में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इनकी सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में न्यूक्लियस विल बी लार्ज एंड साइटोप्लाज्म विल बी डेंस, जबकि अगर परमानेंट टिश्यूज लिविंग हैं तो स्मॉल न्यूक्लियस होगा और अगर डेड है तो एब्सेंट ही होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है, दैट इज न्यूक्लियस इज लार्जर एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेंस लेयर और सिंगल लेयर। इनमें वैक्यूल्स या तो बहुत छोटी होंगी या फिर होंगी नहीं। यहाँ पर नेग्लिजिबल का मतलब है या तो स्मॉल है बहुत ज्यादा या फिर है ही नहीं, और यहाँ पर वैक्यूल्स आर लार्ज। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में रिजर्व फूड मटेरियल इज एब्सेंट, बट इन परमानेंट टिश्यूज रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट। ये 2 डिफरेंट टाइप के मेन प्लांट टिश्यूज हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फर्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ये सभी जानते हो, ऑरिजिन के बेसिस पर 2 टाइप का है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेम जो सबसे पहले ग्रो हुआ होगा, ओरिजिन के बेसिस पर है तो जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ प्राइमरी, जो बाद में हुआ सेकेंडरी। इनको हम फंक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सबसे पहले आया, तो सबसे पहले ग्रोथ कौन सी होती है प्लांट में? लेंथ इंक्रीज होती है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ, सॉरी इंक्रीज इन प्राइमरी ग्रोथ या लेंथ, और सेकेंडरी मेरिस्टेम is responsible for secondary growth. And what is secondary growth? Secondary growth is increase in girth या increase in diameter of the plant. तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गए। प्राइमरी मेरिस्टेम के इनके बाद आते हैं सेकेंड। तो ये ओरिजिन के बेसिस पर भी हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये फंक्शन के बेसिस पर भी हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक हम एक्सेप्शन लिख सकते हैं कि एक है इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। ये ऐसा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो सेकेंडरी इन ओरिजिन है और सेकेंडरी इन फंक्शन भी है, लेकिन एक है इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन बट सेकेंडरी इन फंक्शन। कई बार ये पूछ लिया जाता है, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज exceptions are very important for the examination point of view. इस चैप्टर का नीट में वेटेज लगभग 2 to 4 क्वेश्चंस हो सकता है, और ये 2 to 4 क्वेश्चंस आपको मतलब समझ ही रहे हो, 8 से 12 नंबर आपके हो गए, इसमें 16 नंबर अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लें तो। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कर ही सकते हो। इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन but secondary in function। ये एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए। टाइप 2 है, टाइप 2 आर बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन की अगर बात करें
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड into 3 categories. And what are these 3 categories? These are apical meristem, present at the root apical or shoot apical part. Apical meristem के बाद intercalary meristem. Intercalary meristem is present in between permanent tissues. Or lateral meristem. Lateral meristem is present at lateral side. एपिकल मेरिस्टेम के और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही, एपिकल मेरिस्टेम तो शूट एपेक्स या रूट एपेक्स पर है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट और शूट. तो फंक्शन के बेसिस पर कैसा हुआ ये? प्राइमरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स पर प्रेजेंट है और नोड्स पर या तो लीव्स प्रेजेंट होंगी या फिर ब्रांचेस. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज responsible for increase in length of the या size of the leaves और length of the branches. तो ये भी length को ही increase कर रहा है. इसका मतलब intercalary meristem is also primary in function. क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है तो प्राइमरी इन फंक्शन, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो सेकेंडरी इन फंक्शन. लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनका एक एक्सेप्शन जो मैंने ऊपर लिख भी दिया है, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, जो ओरिजिन के बेसिस पर प्राइमरी और फंक्शन के बेसिस पर सेकेंडरी है. रूट एपिकल एंड shoot apical meristem. These are responsible for increase in length of the root and shoot. इंटरकैलरी मेरिस्टेम फंक्शन के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा ग्रेजिंग एनिमल्स जब ग्रेज करते हैं ग्रासेस को, तो ग्रासेस की जो लीव्स हैं वो आधी आधी कट जाती हैं, टूट जाती हैं. तो उनको रिकवरी के लिए, उनको जब थोड़े टाइम के बाद वो आप देखते हो कि पूरी रिपेयर हो गई है, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. repairing or reformation of damaged grass leaves, जो ग्रेजिंग एनिमल्स के लेग से या उनके खाने से डैमेज हो जाती हैं. लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम. एक्सेट्रा. वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप के हैं, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर. नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हैं लेबल्ड, ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम. दोनों ही लेबल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन इज रूट एपिकल मेरिस्टेम. एंड दिस वन इज शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो यहां पर अब आप ये देखिए कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम में ये डिफरेंस है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल है, सब टर्मिनल है पोजीशन के बेसिस पर, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल इन पोजीशन है. इसके अलावा देखिए आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम में लीफ प्राइमोर्डिया, एक्सिलरी बड, डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज, ये सभी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं. तो यहाँ पर आपको ये लेबल डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ जाते हैं. एक्सिलरी बड का फंक्शन क्या है? एक्सिलरी बड
ब्रांचेस की फॉर्मेशन में या फिर बर्ड शूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ। Axillary bud is capable to form shoot. और शूट में क्या होगा, ब्रांचेस होंगी, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम से मेन एक्सिस तो बनी रही है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या है? परमानेंट टिश्यूज आर, परमानेंट है मतलब इनमें सेल्स डिवाइड नहीं होती, इनकी शेप, इनकी स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस परमानेंट हैं। और देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के टू डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। अभी जब मैंने सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पर, तो मैंने ये लिखा था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम और कॉमन फंक्शन। तो अगर सिमिलर सेल्स से बने हुए हैं तो वो क्या होंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। और डिसिमिलर सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, जो सारी सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज या कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल्स सबसे पहले आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। There are 3 simple permanent tissues. First, parenchyma. Second, collenchyma. And third, sclerenchyma. सबसे ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज parenchyma. पेरेनकाइमेटस टिश्यू की सभी सेल्स आइसोडाइमेट्रिक होंगी। इनकी शेप ओवल, सिलिंड्रिकल या फिर दूसरी कोई भी शेप हो सकती है, स्फेरिकल, हेक्सागोनल एक्सेट्रा। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। और क्योंकि ये लिविंग है, परमानेंट पेरेनकाइमेटस टिश्यूज आर लिविंग टिश्यूज, तो इनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी? लिविंग प्लांट सेल्स की सेल वॉल हमेशा सेल्यूलोजिक ही होती है और कंपैरेटिवली थिन होगी, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स। इंटरसेलुलर स्पेसेस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इसके अलावा पेरेनकाइमा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये प्लांट का मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। प्लांट के ज्यादातर ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा नंबर में जो टिश्यू होगा, दैट इज पेरेनकाइमा। दिस इज मोस्ट abundant tissue in plants. अब इसके फंक्शन, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है तो बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करता ही है। फंक्शन के बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप का है। इडियोब्लास्ट जो वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। और एरेनकाइमा हाइड्रोफाइट्स में
पैरेन्काइमेटर सेल्स में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और लार्ज एयर स्पेसेस होने की वजह से इनको बोलते हैं एरेनकाइमा। ऐसा पैरेन्काइमेटर टिश्यू जिसमें लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट हो, एरेनकाइमा इन हाइड्रोफाइट्स। और काम क्या करेगा वहां पर? एयर स्पेसेस लार्ज हैं तो इसका मतलब फंक्शन हो गया इसका, इट प्रोवाइड बायंसी। एरेनकाइमा के अलावा नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से, लीव्स की पैरेन्काइमेटर सेल्स में के क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होगा? इट विल पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस। जैसे आप जानते हैं लीव्स की मीजोफिल सेल्स, तो मीजोफिल सेल्स में क्या है? मीजोफिल पैरेन्काइमा ही है। और इन सभी के अलावा, ये तो फंक्शन हो गए, इन सभी के अलावा जो मेन फंक्शन है पैरेन्काइमेटस टिश्यू का वो है स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से इनमें लार्ज वैक्यूल्स होती हैं और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस इसेंट्रिक होगा या एक कॉर्नर पर होगा। सेकेंड इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है। दिस इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू। लिविंग है तो सेल वॉल ऑब्वियसली सेलुलोजिक हो गई, थिन हो गई। ये भी आइसोडाइमेट्रिक सेल से बना हुआ है, लेकिन ये लीस्ट अबंडेंट है। मोनोकॉट्स में तो कोलेनकाइमा होता ही नहीं है। डाइकॉट्स में ओनली स्टेम में होगा, वो भी एक सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस की फॉर्म में। और स्टेम में इसका फंक्शन क्या है? ये यंग एंड ग्रोइंग स्टेम को फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा ज्यादातर सभी प्लांट्स में जो यंग स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा ये यंग एंड ग्रोइंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। स्पेशल फीचर क्या है कोलेनकाइमा का? स्पेशल फीचर ऑफ कोलेनकाइमा इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोजिक, ये जो आपको ये है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा आइसोडाइमेट्रिक सेल्स हैं और इसमें आपको सेल वॉल तो सेलुलोजिक हो गई, वैक्यूल्स बड़ी बड़ी प्रेजेंट हैं तो न्यूक्लियस साइड में हो गया, प्रोटोप्लाज्म पेरीफेरी में है और जो कॉर्नर्स हैं वो थिक हैं। ये इसका स्पेशल फीचर है। एंड दीज थिक कॉर्नर्स आर containing extra depositions of cellulose, hemicellulose और pactose etc. present in hypodermis layer of dicot stem only. मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता, रूट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता। और इसका स्पेशल फीचर क्या है? स्पेशल फीचर इज एक्स्ट्रा डिपोजिशंस एट कॉर्नर्स। और इन एक्स्ट्रा डिपोजिशंस की वजह से ही इसकी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो पूरी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेल के कॉर्नर पर तो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है तो थिक कॉर्नर्स हैं, तो एक्स्ट्रा मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस का तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। और फंक्शन मैंने आपको बता ही दिए। इसके फंक्शंस आर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना यंग एंड ग्रोइंग स्टेम को, और इसके अलावा इट हेल्प्स इन photosynthetic activity of young stem. Next है sclerenchyma. Sclerenchyma is dead tissue. Sclerenchyma is dead. प्लांट में जितने भी डेड टिश्यूज आएंगे सभी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? लिग्निफाइड होगी। तो ये डेड है तो इसका मतलब इसकी
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, और बहुत ज्यादा थिक होगी, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। फंक्शन, क्योंकि ये डेड है, और आपने देखा होगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब भी कई बार स्क्लेरेन्काइमा बनेगा, तो लिग्निफाइड सेल वॉल और थिक होने का पर्पस ही यही है कि ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। तो स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द प्लांट और प्लांट ऑर्गन्स जहां पर भी ये है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा के 2 टाइप्स हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहे हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के, या तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है जिसको फाइबर बोलते हैं, या फिर ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है जिसको स्क्लेरिड्स बोलते हैं। फाइबर्स फ्लोएम फाइबर्स हो सकते हैं, जूट फाइबर, हम फाइबर, कमर्शियली यूज होते हैं ये फाइबर्स। और स्क्लेरिड्स जो भी थिक पार्ट होता है प्लांट का, जैसे सीड कोट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, टी लीव्स, और grittiness in the fruits of in some fruits, for example guava, sapota, etc. एक तो grittiness provide करता है of some fruits. fruits के examples important हैं, papaya, guava, sapota, ये तो याद करने ही है, बाकी ऑप्शनल है। और फाइबर के एग्जाम्पल हम्प फाइबर, जूट फाइबर, एक्सेट्रा। और स्क्लेरिड्स कहां पर होगा? टी लीव्स में, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या हैं? The tissues made up of dissimilar cells performing common function in a group. दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं और आप जानते हैं कि ये डिसिमिलर सेल से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रिकॉल करिए जरा, कौन सी हैं? जाइलम ट्रैकीड्स, और ये है जाइलम। इसमें एक तो है जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स। ये 3 कंपोनेंट हैं जाइलम के। इनमें से एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बाकी टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म जो वेस्कुलर प्लांट्स तो हैं बट उनमें जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट, तो वहां पर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होगा? ट्रैकीड्स। Xylem is made up of 4 type of cells. Xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma और xylem fibers. xylem fibers को xylem sclerenchyma भी बोल सकते हैं। इनमें से only xylem parenchyma is living,
ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग, बाकी सभी डेड हैं। तो जाइलम इज मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द डेड टिश्यूज या डेड सेल्स। अब जाइलम ट्रैकीड्स डेड हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, लिग्निफाइड होगी। और जाइलम वेसल्स भी डेड हैं, तो इसका मतलब जाइलम वेसल्स की भी सेल वॉल लिग्निफाइड। जाइलम पेरेन्काइमा आर लिविंग, इसका मतलब इनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक। जाइलम फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस, तो ऑब्वियसली लिग्निफाइड एंड डेड। अब यहाँ पर जो आपको ट्रैकीड्स और वेसल्स के डायग्राम दिख रहे हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स में डिफरेंस क्या है, ट्रैकीड्स के जो एंड हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ट्रैकीड्स में पॉइंटेड एंड्स। और ये पिट्स हो गए, और ट्रैकीड्स आर यूनिसेलुलर, ये एक लॉन्ग सेल है, जबकि जाइलम वेसल्स के एंड कैसे हैं, ब्रॉड एंड्स। और जाइलम वेसल्स आर मल्टी सेलुलर, मतलब जाइलम वेसल्स बहुत सारी एक ही तरह की सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और जिन सेल्स के फ्यूजन से जाइलम वेसल बना है उन सेल्स को बोलते हैं वेसल मेंबर्स। multicellular and made up of vessel members. Xylem vessels are present only in angiosperms, जबकि जिन प्लांट्स में ट्रैकीड्स होते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स। और ट्रैकियोफाइट्स क्या क्या है, ट्रैकियोफाइट्स में आते हैं टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में दोनों ही हैं। अब एंजियोस्पर्म में जब दोनों हैं तो फिर कंडक्शन का काम कौन करता है, कंडक्शन का काम वेसल्स करेंगी और ट्रैकीड्स हेल्पिंग कंडक्टिंग एलिमेंट्स का काम करेंगी, जबकि मेन कंडक्टिंग एलिमेंट इन एंजियोस्पर्म इज जाइलम वेसल्स। जबकि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम वेसल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। जाइलम पेरेन्काइमा न्यूक्लियस है हर एक सेल में। जाइलम पेरेन्काइमा की सेल्स किसकी बनी हुई है, ये है सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल सेल्स। और जाइलम पेरेन्काइमा किसमें हेल्प करेगा, लेटरल कंडक्शन में, लेटरल कंडक्शन। जबकि जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स का काम क्या है, वर्टिकल कंडक्शन। और जो जाइलम पेरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं रे पेरेन्काइमा। और जाइलम फाइबर्स का क्या फंक्शन होगा, जाइलम फाइबर्स का फंक्शन होगा कि जाइलम फाइबर्स जाइलम को और साथ ही साथ प्लांट को भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये तो है फॉर कंडक्शन। मेन कंडक्शन इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। और helping conduction in angiosperms. Xylem vessels, main conducting elements in angiosperms. ये हो गए लेटरल कंडक्शन के लिए रे पेरेन्काइमा। और इसके अलावा पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या था, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, वो भी ये करेगा। जाइलम फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटस हैं और इनका फंक्शन क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया
मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट टू द, जिस ऑर्गन में है मतलब स्टेम में है तो स्टेम को, और इसके साथ साथ पूरे के पूरे प्लांट को भी। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ा है जाइलम में, जो कंडक्शन होगा, तो जाइलम का इन चारों सेल से मिलकर ये बना हुआ है, लेकिन कॉमन फंक्शन क्या है? वाटर कंडक्शन। और वाटर कंडक्शन किस डायरेक्शन में करता है ये? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल किधर से किधर है? रूट टू एरियल पार्ट्स। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम किसके लिए है? फ्लोएम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड शुगर, और इसका कंडक्शन मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। मल्टी डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे भी तो प्लांट हैं जो डेसिडियस फॉरेस्ट में होते हैं, जिनकी लीव्स एक पर्टिकुलर सीजन में शेड ऑफ हो जाती हैं। तो जब लीव्स एक पर्टिकुलर सीजन में शेड ऑफ हो जाती हैं, तो वहां पर उनके शेड ऑफ होने से पहले बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोएम के रूट्स में स्टोर कर लिया जाता है, और जब तक नई लीव्स आकर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, तब तक के लिए ये फूड रूट में ही स्टोर रहेगा, और जब तक रूट्स ही प्रोवाइड करेंगी पूरे स्टेम को फूड, तो उस टाइम पर रूट टू एरियल पार्ट हो गया, और जब लीव्स हैं तो एरियल पार्ट टू रूट या बर्ड्स, सभी डायरेक्शंस में जहां पर भी रिक्वायरमेंट है फूड की, वहां पर ये फूड प्रोवाइड करती हैं। फ्लोएम भी डिफरेंट 4 सेल्स से मिलकर बना हुआ है, 4 टाइप की सेल्स से। ये हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पर sieve tubes और companion cells are present only in angiosperms. जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में sieve tubes और companion cells नहीं होती, इनकी जगह पर sieve cells और albuminous cells होंगी रिस्पेक्टिवली। और इनमें sieve tubes भी लिविंग है, companion cells भी लिविंग है, पैरेन्काइमा तो लिविंग है ही, only fibers are dead. इसका मतलब phloem is made up of most of the living cells, जबकि यहां पर क्या था? यहां पर ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा लिविंग थे ओनली, और बाकी सभी डेड थे। ठीक है, स्ट्रक्चर ये देखिए, यहां पर आपको सीव ट्यूब दिखाई दे रही है, ये फ्लोएम है, जिसमें सभी 4 जो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच्ड फॉर्म में हैं। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन ऑफ फ्लोएम किस तरह से ये अटैच होती हैं। दिस इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और इसीलिए हर एक सीव ट्यूब के जो टर्मिनल पार्ट होगा वहां पर सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। परफोरेटेड प्लेट्स आर सीव प्लेट। इनके परफोरेटेड होने का मतलब क्या है? कि इनमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं। ये आपको पोर्स दिख रहे हैं, सॉरी, ये पोर्स हैं, ये वाले। और ये पोर्स किस लिए हैं? जिससे कि एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में फूड या फिर शुगर का सॉल्यूशन ट्रांसलोकेट हो सके। तो सीव प्लेट इज परफोरेटेड। सीव ट्यूब इज मेन कंडक्टिंग सेल या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। अब सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर में आपको कहीं पर भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि सीव ट्यूब के साइड में या इसके पास में जो सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स,
कंपेनियन सेल्स हमेशा सीव ट्यूब के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं और इनके न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आपने पढ़ाई होगा कि जैसे मैमल्स में एरिथ्रोसाइट्स होती हैं या आरबीसी होती हैं, वो अपना आफ्टर मैचुरेशन दे लॉस्ट देयर न्यूक्लियस। ऐसे ही प्लांट्स में भी सीव ट्यूब्स आफ्टर मैचुरेशन दे विल लॉस्ट देयर न्यूक्लियस, ओनली साइटोप्लाज्म रह जाता है। तो कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वही सीव ट्यूब के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। कंपेनियन सेल्स रेगुलेट्स functions of sieve tube। इसके अलावा और क्या काम करेगा ये? अब सीव ट्यूब से जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, जो आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, वो प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पर होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट को रेगुलेट करने का काम भी कंपेनियन सेल ही करती हैं। These are closely associated with sieve tubes। कई बार दोनों को मिलाकर, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब दोनों को मिलाकर कई बार सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। सीव ट्यूब्स आफ्टर मैचुरेशन lost their nucleus and membrane bound cell organelles। Next है phloem parenchyma। Phloem parenchyma is living। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स सिलिंड्रिकल होंगी जैसा कि जाइलम में पैरेन्काइमा में था, और ये लेटरली प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल्स के साथ, और ये भी लेटरल कंडक्शन में हेल्प करेंगी, और लेटरल कंडक्शन में जो हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं रे पैरेन्काइमा। बाकी इनका मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ये फ्लोएम के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स के जो लेटरल वॉल हैं, यहाँ पर लेटरल कम्युनिकेशन के लिए पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कम्युनिकेट कराते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो lateral walls of sieve tubes and companion cells are joined together with plasmodesmatal pores for lateral conduction। sieve tubes present only in angiosperms। ये भी only in angiosperm। तो जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें से ओनली एंजियोस्पर्म में जाइलम वेसल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं। फ्लोएम फाइबर्स के एग्जांपल जूट फाइबर, हम्प फाइबर, फ्लेक्स फाइबर। कंपेनियन सेल्स की जगह पर जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स in place of companion cells। फ्लोएम पैरेन्काइमा का इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली एब्सेंट होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और सीव ट्यूब्स की जगह पर जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? सीव ट्यूब्स की जगह पर सीव सेल्स। ये टिश्यूज हो गए। टिश्यू के बाद नेक्स्ट आते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम्स। टिश्यू सिस्टम्स क्या हैं? टिश्यू सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, और इनके फंक्शंस के बेसिस पर, इनकी पोजीशन के बेसिस पर इनके नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ऑब्वियसली जो सबसे बाहर होगा, प्रोटेक्शन के लिए होगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो एपिडर्मिस के नीचे होगा, ग्राउंड लेवल पर। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो टिश्यू सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ground tissue system, and third is vascular tissue system. Epidermal tissue system is protective in nature. तो ये सबसे बाहर ही होगा। इसमें क्या क्या पोर्शंस आएंगे? इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में लीफ की बात करें तो एपिडर्मिस तो सभी की है ही। इसके अलावा रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की बात हमने अभी 4th क्लास में करी थी। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आर स्टेम हेयर्स, लेकिन ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनी और मल्टी सेलुलर। और अगर मल्टी सेलुलर हैं तो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और सिक्रेटरी इन नेचर भी हो सकते हैं। सिक्रीशंस कर सकते हैं जैसे लेटेक्स का। इनके अलावा और क्या क्या हो सकता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में? लीव्स में स्टोमेटा, लेंटिसेल्स स्टेम में, पोर्स हैं ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, एक्सेट्रा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट बना होगा? एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस के नीचे का जो भी पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, एक्सेप्ट जाइलम एंड फ्लोएम। तो एपिडर्मिस के नीचे क्या क्या आता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल और पिथ। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या है? एंडोडर्मिस। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएंगे वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में है स्टोमेटा। स्टोमेटा की कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी है। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के स्टोमेटा में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? There are two diagrams. First one is dicot, second is monocot. Dicot stomata और ये है monocot.
स्टोमेटल एपेरेटस में क्या क्या आता है? स्टोमेटल एपेरेटस में आते हैं सबसे पहले स्टोमेटल पोर, अपर्चर या पोर। दूसरे नंबर पर स्टोमेटल पोर्स इज कवर्ड बाय गार्ड सेल्स। इस डायग्राम में देखिए बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टोमेटल अपर्चर। Stomatal aperture is covered by guard cells. These are guard cells. Guard cells का जो शेप है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में डिफरेंट है। डाइकॉट्स में आप देख सकते हैं ये बीन शेप्ड है और मोनोकॉट्स में ये डंबल शेप्ड है। सभी रिकॉल कर पा रहे होंगे इन चीजों को। एंड डंबल शेप्ड इन मोनोकॉट्स। तो एक तो गार्ड सेल्स का शेप का डिफरेंस हो गया। इसके अलावा गार्ड सेल का जो स्पेसिफिक फीचर है वो है कि गार्ड सेल की जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर इज थिक और आउटर लेयर इज थिन टू मेंटेन द शेप ऑफ गार्ड सेल और टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। इसके अलावा गार्ड सेल में थोड़ा बहुत क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो दे विल पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। ये गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट दिखाई भी दे रहे हैं। These are क्लोरोप्लास्ट। अब गार्ड सेल के बाहर कौन सी लेयर है? गार्ड सेल के बाहर होती हैं स्पेशल लेयर्स, दैट इज subsidiary cells. Subsidiary cells are special epidermal cells. और इनका फंक्शन क्या है? ये गार्ड सेल की जो ओपनिंग, जो टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी है उसको रेगुलेट करती हैं। टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी क्यों बोला मैंने? क्योंकि गार्ड सेल जब भी टर्जिड कंडीशन में होंगी तो स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं और जब भी फ्लैसिड कंडीशन में होंगी तब स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी को मेंटेन करने का काम सब्सिडियरी सेल्स करती हैं। तो ऑब्वियसली सब्सिडियरी सेल्स एक तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स को भी रेगुलेट कर रही हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो रेगुलेट गार्ड सेल ही करती हैं। सब्सिडियरी सेल्स regulates turgidity and flaccidity of guard cells. इसके बाद वाली लेयर आती है 3 to 4 layered epidermal cells. ये प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसके अलावा गार्ड सेल में एक चीज रह गई, माइक्रोफाइब्रिल्स। Microfibrils of guard cells are radially arranged. ये कई बार पूछ लेते हैं कि रेडियली है कि लॉन्गिट्यूडनली है। सभी सेल्स में लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है लेकिन गार्ड सेल्स के माइक्रोफाइब्रिल्स का रेडियल अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस देखिए रूट्स में तो होती नहीं है, एब्सेंट इन रूट्स। स्टेम में प्रेजेंट है और स्टेम में भी मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में अलग अलग है। मोनोकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमा की होगी
और डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा। तो ऑब्वियसली फंक्शन भी उसी के हिसाब से होंगे। जो स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन है वो मोनोकॉट में, और जो डाइकॉट कोलेनकाइमा के फंक्शन है वो डाइकॉट में परफॉर्म कर रहा होगा हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट है जनरल कॉर्टेक्स। 2 मोर लेयर्स हो सकती हैं, और पैरेनकाइमेटस हैं सभी में। और क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इन स्टेम। स्टेम में क्या होगा इसका? स्टेम में इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ, बिकॉज इट इज रिच इन स्टार्च। इसमें स्टार्च का बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है। और रूट्स में एपिडर्मिस एक्ट एज चेक पॉइंट। किसके लिए? फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये चेक पॉइंट का काम कैसे करती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबेरिनाइज्ड हैं। सुबेरिन इज कंप्लीटली इम्परमेबल फॉर वाटर, और वाटर के लिए इम्परमेबल होने की वजह से ये एंडोडर्मिस इजीली वाटर को या मिनरल्स को अंदर अलाउ नहीं करती है। बट इसमें अलाउ करने के लिए, यूनिडायरेक्शनल अलाउ करने के लिए थिन पासेज सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो बीच बीच में अगर वाटर की रिक्वायरमेंट रूट को है तो उसको वो अंदर जाने देती हैं। इसके अलावा एंडोडर्मिस का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके प्रोटीन भी चेक प्रोटीन का काम करते हैं, और ये बहुत सारे आयंस को, मिनरल्स को अंदर जाने से रोक देते हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रूट्स में इट एक्ट एज चेक पॉइंट फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम में इट इज रिच इन स्टार्च, दैट इज इट इज कॉल्ड स्टार्च शीथ। ये स्पेशल फीचर्स हैं इसके। कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट लेयर है इसके अलावा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल आप जानते होंगे कि लेटरल रूट्स की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डाइकॉट्स में। इन डाइकॉट्स फॉर लेटरल रूट फॉर्मेशन। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ये कैम्बियम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। In secondary growth of roots, कैम्बियम फॉर्मेशन, ये इसके मेन फंक्शंस हैं। इसके बाद आता है पित्त। पेरेनकाइमेटस होगा, जबकि पेरिसाइकिल में पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के दोनों के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। पिथ इज पेरेनकाइमेटस, और ये मेडुलरी रेज को बेयर करता है, मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन भी करता है, और ये जाइलम फ्लोएम को या वैस्कुलर टिश्यूज को एक स्पेसिफिक पोजीशन भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ओनली जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो टाइप हैं, रेडियल और कॉन्जॉइंट।
रेडियल वेस्कुलर बंडल्स में ये रेडियल वेस्कुलर टिश्यूज में क्या होगा, xylem and phloem are present at different radius. ये है ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं ये। अगर ये फ्लोएम है, ये वाले फ्लोएम है अगर वाइट वाले, तो ये क्या है, जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम। तो रेडियल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट ओनली इन रूट्स। एग्जाम्पल, ऑल रूट्स। ऑल रूट्स का मतलब अब चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, सभी रूट्स में रेडियल वेस्कुलर बंडल ही प्रेजेंट है। दूसरे हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स, ये कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट दो टाइप के हो सकते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल दो टाइप के हैं, क्लोज्ड और ओपन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, सभी जानते हैं। और कैम्बियम क्या है, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज्ड, और कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन। यहाँ पर आपको कैम्बियम दिखाई दे रही है, और जिनमें भी ओपन है या कैम्बियम प्रेजेंट है उसके एग्जाम्पल हैं डाइकॉट, स्टेम। और जिनमें कैम्बियम एब्सेंट है उसके एग्जाम्पल्स हैं या क्लोज्ड के ऑल लीव्स एंड मोनोकॉट स्टेम। बाइकोलेट्रल कुछ फैमिलीज में है, जैसे आपकी फैमिली थी मॉर्फोलॉजी में सोलेनेसी। सोलेनेसी इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में होता क्या है, बाइकोलेट्रल में जाइलम के दोनों साइड, ये जाइलम है, जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम और कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर हो गए और ये इनर। तो जाइलम के दोनों साइड होंगे, जबकि कोलेट्रल में क्या हो रहा था, एक साइड था, जाइलम के एक साइड बाहर की तरफ फ्लोएम था, और अगर कैम्बियम था तो कैम्बियम भी फ्लोएम और जाइलम के बीच में था। इसके अलावा एक और टाइप है कॉन्सेंट्रिक। ये क्या है, एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्फीवेसल में फ्लोएम सेंटर पर होगा, एम्फीवेसल में फ्लोएम इज प्रेजेंट एट द सेंटर। यहां पर ये सेंटर में है और यहां पर ये पेरीफेरी में है। जबकि जाइलम में क्या, एम्फीक्राइबल में क्या होगा, जाइलम सेंटर पर है और एम्फीक्राइबल में ये जाइलम सेंटर और एम्फीवेसल में जाइलम पेरीफेरी। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, जिनमें कॉन्जॉइंट रेडियल इंपॉर्टेंट है। कॉन्जॉइंट में क्लोज्ड और ओपन, और रेडियल में एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स में आप एनाटॉमी करेंगे रूट, स्टेम और लीव्स की। सबसे पहले है रूट। रूट में फर्स्ट डाइकॉट और सेकंड इज मोनोकॉट। इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, शायद आपको कुछ समझ में याद आ रहा होगा। रिकॉल कर पा रहे हैं डिफरेंसेस तो आप बताइए।
देखिए सबसे बाहर रूट हेयर्स हैं, तो रूट हेयर्स मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में होते हैं। इसके बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ रूट को एपिब्लेमा भी बोलते हैं एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ, और दोनों में ही ये कैसी है, पेरेन्काइमेटस, ये सिमिलैरिटी है। रूट हेयर्स का प्रेजेंट होना, एपिडर्मिस सेम होना, these are the similarity of monocot and dicot roots. एपिडर्मिस की पेरेन्काइमेटर सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते या एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस के बाद क्या स्ट्रक्चर आएगी, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, और इसके पेरेन्काइमेटर से, ये भी पेरेन्काइमा की बनी हुई है, और इसके पेरेन्काइमा में क्या है, देखिए एपिडर्मिस भी पेरेन्काइमेटस थी, ये भी पेरेन्काइमेटस है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमेटर सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं और एपिडर्मिस में नहीं है। अब दोनों में देखिए, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर है और दोनों में सेम है, दोनों में ही चेक पॉइंट का काम करेगी जो मैं अभी बता रही थी आपको, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुपेरिनाइज्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर है पेरिसाइकिल, दिस इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के फंक्शंस दोनों में अलग अलग हैं। अभी मैंने आपको बोला कि डाइकॉट रूट्स में तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो वहां पर ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। दूसरा आपने इससे पहले वाली क्लास में करा था, डाइकॉट्स में टैप रूट होती हैं, तो टैप रूट की तो लेटरल रूट्स भी होती हैं, और लेटरल रूट्स की ओरिजिन किससे होगी, पेरिसाइकिल से। तो डाइकॉट में पेरिसाइकिल के फंक्शंस अलग अलग हैं। अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा था, अब यहाँ पेरिसाइकिल के फंक्शंस का डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस है, डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल लेटरल रूट फॉर्मेशन भी करेगी और कैम्बियम की फॉर्मेशन भी करेगी, जबकि मोनोकॉट रूट्स में ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यूज दोनों में देखिए, सभी रूट्स में मैंने आपको बोला रेडियल वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, लेकिन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। डाइकॉट रूट में देखिए रेड वाले 4 दिखाई दे रहे हैं, जबकि मोनोकॉट में मोर देन 6, तो इनके नंबर्स का डिफरेंस है। आपको डिफरेंस ही मेनली कर रहे हैं। और दूसरा एक और डिफरेंस क्या रह गया, पिथ। Pith is well developed in monocots and poorly developed or absent in dicots. देखिए क्या क्या डिफरेंस है, एक तो पेरिसाइकिल के फंक्शन का डिफरेंस है, इसमें क्या क्या फंक्शन है इसके, लेटरल रूट फॉर्मेशन और कैम्बियम फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। और दूसरा पिथ, पिथ इज highly reduced or absent. नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में क्या है, वैस्कुलर बंडल्स रेडियल होंगे, एक्सार्च होंगे। एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। देखिए ये है प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, दोनों में, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सार्च कंडीशन। सभी रूट्स में एक्सार्च ही होता है, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट, नंबर अलग अलग हैं खाली, रेडियल एक्सार्च और 2 to 6 इन नंबर।
मोनोकॉट रूट्स में देखिए पेरिसाइकिल के फंक्शंस अलग हैं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये फंक्शन करता ही नहीं है इसमें। और पिथ, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। और वैस्कुलर बंडल्स रेडियल, exarch and more than 6 in number. These are the main differences between monocot and dicot roots. अब आपने जब एनाटॉमी करी है रूट की, आपने देखा कि हाइपोडर्मल लेयर इज कंप्लीटली एब्सेंट इन रूट्स। तो रूट्स में हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी ऑफ स्टेम। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर मोनोकॉट्स में नहीं है, डाइकॉट्स में है। तो ट्राइकोम्स प्रेजेंट। ट्राइकोम्स क्या है? स्टेम हेयर्स या एपिडर्मल स्टेम हेयर्स। एपिडर्मिस तो दोनों में ही है और हाइपोडर्मिस दोनों में है, लेकिन हाइपोडर्मिस का डिफरेंस है। हाइपोडर्मिस इसमें है कोलेनकाइमा, जबकि यहां पर हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमा। और क्या है? तो हाइपोडर्मिस दोनों में प्रेजेंट। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू इज वेल डिफरेंशिएटेड। मतलब डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया कि इसमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ सब कुछ प्रेजेंट है, जबकि इसमें ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड। इसमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ सब कुछ एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में। तो एक ये डिफरेंस हो गया ग्राउंड टिश्यू का। और नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स दोनों में ही कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्च, ये तो सिमिलैरिटी है। अब कोलेट्रल में ओपन टाइप होगा डाइकॉट में और अरेंज्ड इन रिंग पैटर्न। ये देखिए सारे रिंग्स की फॉर्म में अटैच हैं ये अंदर, तो ये है रिंग लाइक अरेंजमेंट। जबकि मोनोकॉट में क्या हो रहा है, सारे एकदम बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम इज conjoint, collateral, endarch, closed and scattered। और दूसरा वाटर होल्डिंग कैविटी इज प्रेजेंट, जो डाइकॉट में नहीं होती। ये डिफरेंसेस आपको करने हैं।
स्केटर्ड का मतलब बिखरे हुए हैं ये, इसीलिए ग्राफ्टिंग मोनोकॉट्स में नहीं हो सकती, क्योंकि उनके आप वैस्कुलर बंडल्स को ज्वाइन ही नहीं करा सकते। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ लीफ। डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं, और मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल। नाम से ही समझ में आ रहा है, डाइकॉट लीफ में डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस आर डिफरेंट, और मोनोकॉट में दोनों लेयर्स सेम है, दैट इज आइसोबाइलेटरल सिमेट्री। डिफरेंसेस करने मेनली, तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं? एक तो डॉर्सी वेंट्रल में ज्यादातर स्टोमेटा लोअर लेयर पर होते हैं, जैसा आपको इसमें दिख रहा है, स्टोमेटा यहाँ पर है डाइकॉट में, लेकिन अपर लेयर पर कोई भी स्टोमेटा दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि मोनोकॉट लीफ की बात करें तो यहाँ पर भी स्टोमेटा है, लोअर सरफेस पर भी और अपर सरफेस पर भी स्टोमेटा है। ठीक है, नेक्स्ट, लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, एबैक्सियल, और अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल, दोनों में ही। दोनों में जाइलम वेस्कुलर बंडल्स तो सेम है, जाइलम हमेशा अपर एपिडर्मिस की तरफ है और फ्लोएम हमेशा लोअर एपिडर्मिस की तरफ है। दोनों में बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हैं, और दोनों में ही कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं। डिफरेंस क्या है? आपको मोनोकॉट में अलग अलग दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं, डाइकॉट में अलग अलग दो मीजोफिल सेल्स दिखाई दे रही हैं, पैलिसेड मीजोफिल, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। जबकि यहाँ पर सभी सेल्स एक जैसी हैं, दैट इज मीजोफिल सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड है। मोनोकॉट लीव्स में मीजोफिल सेल्स आर या पैरेन्काइमेटस सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, जबकि डाइकॉट्स में mesophyll parenchyma is differentiated into two parts, that is palisade tissue and spongy tissue. तो डिफरेंसेस क्या क्या हो गए? एक तो स्टोमेटा का, ज्यादातर डाइकॉट लीव्स मोस्टली हाइपोस्टोमेटिक हैं, जबकि यहां पर एम्फीस्टोमेटिक है। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब दोनों लेयर्स पर, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट है। और दूसरा डिफरेंस, mesophyll parenchyma is differentiated into, किस किस में डिफरेंशिएटेड है ये? पैलिसेड और स्पॉन्जी। और यहां पर मीजोफिल पैरेन्काइमा इज अनडिफरेंशिएटेड, पूरा एक जैसा है। और डिफरेंस क्या दिखाई देगा? और डिफरेंस है, यहां पर पुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये वाली, ये आपको कुछ बड़ी सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये हैं पुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स को और क्या बोलते हैं? मोटर सेल्स आर प्रेजेंट। और क्या काम है इनका? इनका फंक्शन है, ये जो लैमिना की कर्लिंग और एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करती हैं ये। अगर इनमें वाटर है,
अगर बुलिफॉर्म सेल्स टर्जिड फॉर्म में है तो लैमिना एक्सपेंड होगी, और अगर बुलिफॉर्म सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में है तो लैमिना कर्ल हो जाएगी. और these cells are absent in dicot. नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ. Secondary growth is present only in dicots and all gymnosperms. कुछ मोनोकॉट्स अगर सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहे हैं तो उसको हम एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द फीचर ऑफ डाइकॉट्स. लेकिन एक्सेप्शंस हर चीज के हो सकते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन all gymnosperms and dicots. Exceptions, few monocots also. Secondary growth is increase in girth और diameter. और सेकेंडरी ग्रोथ में कौन से टिश्यूज पार्टिसिपेट करते हैं? लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ. सबसे पहले है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, डाइकॉट स्टेम. अभी आपने किया कि डाइकॉट स्टेम में ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये रिंग की फॉर्म में अरेंज है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है. और दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच का जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है इसको बोलते हैं मेसोफिल, मेडुलरी रेज. और ये मेडुलरी रेज कैसी हैं? पैरेन्काइमेटस. ठीक है. ये जो मेडुलरी रेज हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो वैस्कुलर बंडल के अंदर पहले से ही कैम्बियम प्रेजेंट है, ये वाला कैम्बियम जो पहले से प्रेजेंट है ये क्या है? इंट्रा फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम. और मेडुलरी रेज जो पैरेन्काइमेटस हैं ये डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बनाएंगी? ये डिफरेंशिएट होने के बाद बनाती हैं इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम. और इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कैम्बियम रिंग. तो इंटरफेसिकुलर जो बनेगा मेडुलरी रेज से वो इंट्राफेसिकुलर को आपस में ज्वाइन करता है और पूरी की पूरी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. दिस रिंग इज कॉल्ड कैम्बियम रिंग. तो कैम्बियम रिंग किस किस से मिलकर बनी हुई है? इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम से. ये है इंट्राफेसिकुलर. तो ये एक रिंग पूरी बन गई. तो सबसे पहला स्टेप क्या है डाइकॉट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ का? कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन. और कैम्बियम रिंग किस किस से बनेगी? इंट्राफेसिकुलर प्लस इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम. सेकंड आता है स्टेप एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग. क्या एक्टिविटी है कैम्बियम रिंग की? कैम्बियम रिंग की दोनों लेयर्स अलग अलग एक्टिव हैं.
Inner layers are more active in comparison to outer layers. Inner layer is more active. और बनेगा क्या इनर लेयर से? इनर लेयर से फॉर्म होगा सेकेंडरी जाइलम एंड आउटर लेयर से फॉर्म होगा सेकेंडरी फ्लोएम. अब मैंने आपको बोला कि इनर लेयर ज्यादा एक्टिव है, इसका मतलब अमाउंट जो होगा सेकेंडरी जाइलम का वो सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है. और दूसरा, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. स्प्रिंग सीजन में या समर्स में कैम्बियम इज मोर एक्टिव इन कंपैरिजन टू ऑटम और विंटर सीजन. Cambium ring is more active during spring or summer. तो जो अमाउंट बनेगा इनका सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का, ये स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू विंटर्स या ऑटम सीजन. अब यहाँ पर देखिए, जब ये कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी के बाद अंदर की तरफ बन गया सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बन गया सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी फ्लोएम का अमाउंट सेकेंडरी जाइलम से काफी कम है और ऐसा भी हो सकता है कि इनर सेल्स इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं कि बहुत सारी लेयर्स सेकेंडरी फ्लोएम की डैमेज हो जाती हैं, क्रस्ड हो जाती हैं. और प्राइमरी फ्लोएम तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम की वजह से पूरी तरह से क्रस्ड हो जाता है और 2 to 4 years ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के बाद लगभग प्राइमरी फ्लोएम पूरी तरह से एब्सेंट होगा. ये है कैम्बियम रिंग. इसकी आउटर सेल्स ने बनाया सेकेंडरी फ्लोएम, इनर सेल्स ने बनाया सेकेंडरी जाइलम. कुछ जगह पर ये कैम्बियम रिंग ज्यादा एक्टिव होती है और जहां पर ये ज्यादा एक्टिव होगी वहां पर ये मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन करती है, जो मेडुलरी रेज पेरेन्काइमिटस हैं. पहले यहाँ पर थी मेडुलरी रेज, ये पेरेन्काइमिटस थी, तो ये पहले से प्रेजेंट थी, तो ये कैसी थी? प्राइमरी. और अब ये कैसी है? सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद फॉर्म हुई है. तो ये कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी होती जाएगी और जो गर्थ है, अब देखिए थर्ड से फोर्थ तक कितना ज्यादा डायमीटर इंक्रीज हो गया. तो इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा. सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फंक्शन क्या होगा? लेटरल कंडक्शन में हेल्प करना. सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट सबसे ज्यादा. सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली इन बार्क रीजन, बहुत ज्यादा क्रस्ड हो जाएगा. तो जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग है, इसमें आपको 3-4 पॉइंट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, 3-4 टर्म्स न्यू. और वो टर्म्स क्या क्या हैं? ऑटम वुड. वुड क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम. स्प्रिंग वुड, ये नाम से पता चल रहा है आपको. ऑटम सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बना ऑटम वुड, स्प्रिंग सीजन में जो बना स्प्रिंग वुड. और ऑटम वुड क्योंकि विंटर्स में थोड़ा कम एक्टिव है कैम्बियम, तो ये डार्क कलर की होती है, इसको लेट वुड या डार्क वुड भी बोलते हैं. स्प्रिंग वुड लाइट कलर की होगी, तो इसको लाइट वुड या अर्ली वुड भी बोलते हैं. और एक ऑटम लेयर और एक स्प्रिंग वुड को मिलाकर बनता है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं एनुअल रिंग. और एनुअल रिंग्स से हम प्लांट की लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस includes in estimation of age of the plant is
Dendrochronology. Annual rings are used in dendrochronology. इसके अलावा आपने और भी टर्म्स पढ़ी होंगी या आप पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ी हैं तो, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक, हार्टवुड और सैपवुड। जब भी आपने कभी किसी प्लांट को अगर कटा हुआ देखा होगा तो ये इस तरह से होता है। तो बार्क वाला रीजन हो गया और ये हो गया सेंटर पोर्शन, बीच में डार्क दिखाई देता है, सेंटर में थोड़ा लाइट। तो जो पेरीफेरी वाला है ये है सैपवुड और ये जो सेंटर वाला है ये है हार्टवुड। हार्टवुड सेंट्रल पार्ट है और ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर ये ना भी हो प्लांट में तो प्लांट कैन सर्वाइव। हार्टवुड एट सेंटर, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं है। और क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स ये सब भरे हुए हैं, एरोमेटिक ऑयल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा, filled with टाइलोसिस। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल भरने के बाद, अब सपोज ये जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल है, इसके साइड में है ये जाइलम पेरेन्काइमा, तो यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, इनको बोलते हैं टाइलोसिस। और ये टाइलोसिस किससे भरे हुए हैं? वेस्ट मटेरियल से, जिन्होंने हार्टवुड की जो जाइलम वेसल थी इसकी ल्यूमेन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। और इसके ब्लॉकेज की वजह से ये कंडक्शन में हेल्प नहीं करता, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल्स भरे होने की वजह से ये हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो टिम्बर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, यूज्ड इन टिम्बर बिकॉज इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और टिम्बर में यूज भी इसीलिए होता है क्योंकि ड्यूरेबल फर्नीचर बनेगा इससे, इसीलिए इसको ड्यूरामेन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन। सैपवुड क्या है? सैपवुड इज पेरीफेरल, इसके बिना प्लांट नहीं रह सकता, ये कंडक्टिंग पार्ट है। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि ये कंडक्शन में हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल्स के, और इसको एल्बर्नम भी बोलते हैं। इसका टिम्बर में यूज ना ही करा जाए तो अच्छा है क्योंकि इसकी वेसल्स पूरी तरह से ओपन है और खराब जल्दी होगा। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी के बाद आता है कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम कहां से आया? प्राइमरी कॉर्टेक्स की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उससे कॉर्क कैम्बियम बनता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी कॉर्टेक्स कैसी थी ये? पेरेन्काइमेटस डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी बोलते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये था फेलोजन। फेलोजन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी कॉर्टेक्स। और ये क्या करेगी? ये भी कैम्बियम रिंग की तरह एक्टिव है और इसकी जो बाहर वाली सेल्स हैं, इसकी बाहर वाली सेल्स फॉर्म करेंगी, इसकी बाहर वाली सेल्स फॉर्म करती हैं फेलम या कॉर्क, और अंदर वाली सेल्स फॉर्म करती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फेलम इज कॉर्क और अंदर वाली सेल्स फॉर्म करेंगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेम एक्टिविटी उसी की तरह है जो कैम्बियम रिंग की थी। अब यहाँ पर
cork cambium. Outer cells, inner cells. आउटर सेल्स फॉर्म करती हैं, आउटर लेयर फॉर्म करती है कॉर्क. कॉर्क के क्या बोलते हैं? फेलम. इट इज डेड. इसकी सेल वॉल पर किसकी कवरिंग होती है? सुबेरिन की. सुबेरिन इज पूरी तरह से वाटर इम्परमिएबल, इसीलिए आपने देखा होगा कॉर्क को बहुत सारी बॉटल्स के स्टॉपर, बॉटल स्टॉपर बनाने में यूज करा जाता है. इनर लेयर्स विल फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? फेलोडर्म. और ये लिविंग है एंड पेरेनकाइमेटस है. और ये जो तीनों लेयर्स हैं, दैट इज फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म. All three layers are together called periderm. And periderm is protective layer. और जैसे जैसे कॉर्क बनेगी तो बाहर की जो भी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस हैं, ये सब खत्म होती चली जाती हैं. कुछ जगह पर, जैसे मैंने आपको बोला था कि कैम्बियम की कुछ सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, वहां पर वो पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाती हैं. ऐसे ही कॉर्क कैम्बियम की भी कुछ सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, और कुछ जगह पर ये भी पेरेनकाइमेटस सेल्स बना देती हैं. और इन पेरेनकाइमेटस सेल्स के ज्यादा बनने की वजह से इसमें देखिए, ये है कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन, ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, शायद दिख नहीं रहा है, ये है फेलोजन, ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स. अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या बना है? कॉर्क. ठीक है. और ये जो कॉर्क ये फॉर्म हुआ, कुछ जगह पर कॉर्क कैम्बियम की सेल्स हाईली एक्टिव हैं, और जहां पर ये एक्टिव हैं वहां पर ये क्या बन रही हैं, बना रही हैं, ये बना रही हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स. ये वाली, इनको बोलते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स. और ये इस जगह पर जहां पर ज्यादा एक्टिव है, वहां पर ये एपिडर्मिस को बीच बीच में से रैप्चर कर देती है, और एपिडर्मिस में पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है. इन पोर्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स. और these are remains of epidermis. These are remains of epidermis. Epidermis के बीच बीच में से रैप्चर होने की वजह से जो पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, दैट इज लेंटिसेल. और लेंटिसेल्स का फंक्शन क्या है? दे हेल्प्स इन gaseous exchange. और लेंटिसेल्स बार्क पर आपको इस तरह से दिखाई देते हैं. ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और बार्क में ही सेकेंडरी फ्लोएम वाला पोर्शन भी होगा. और इनकी लेंटिसेल्स की फॉर्मेशन क्यों हुई है? कॉर्क कैम्बियम के कुछ जगह पर ज्यादा एक्टिव होने की वजह से. तो यहां पर हैं लेंटिसेल्स एंड बार्क. नेक्स्ट आती है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट. डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल सेम है. द डिफरेंस इज कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन. अब आपको पता है कि रूट्स में किस तरह के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं? रेडियल. ये जाइलम हो गए और ये है फ्लोएम. तो आपको इसमें समझना है ओनली कैसे कैम्बियम रिंग बनती है. ये जो फ्लोएम है, मैं एक बार लेबल कर दूं, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम. फ्लोएम के जस्ट नीचे वाली जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं और कैम्बियम आर्क बना देती हैं.
और जाइलम के जो ऊपर वाली सेल्स हैं ये भी डिफरेंशिएट हो जाती हैं और ये भी कैम्बियम आर्क बना देती हैं। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होता है रूट्स में उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये कंजक्टिव टिश्यू वही काम करेगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर जो स्टेम में मेडुलरी रेज कर रही थी। मेडुलरी रेज भी डिफरेंशिएट हो रही थी और क्या कर रही थी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में ज्वाइन कर रही थी। तो ये कंजक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ये भी इनको आपस में ज्वाइन कर देगा इस तरह से। कंजक्टिव टिश्यू जो पेरेन्काइमेटस था डिफरेंशिएटेड and joined कैम्बियम आर्च। उसके बाद अब ये जो एक कंप्लीट रिंग बन गई ये है कैम्बियम रिंग। तो राइकॉट रूट्स में क्या बना, कैम्बियम रिंग इज continuous but wavy in nature। बाकी सारी जो भी फीचर्स हैं जो भी होगा वो सेम होगा। मतलब कैम्बियम रिंग की इनर लेयर्स सेकेंडरी जाइलम, बाहर वाली लेयर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगी और मेडुलरी रेज बनेंगी बीच बीच में। सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम क्लोज्ड होता जाएगा। तो यही सब इसमें भी होगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है, कॉर्क कैम्बियम की जो फॉर्मेशन होगी वहां पर तो प्राइमरी कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर बना रही थी, यहां पर बनाएगा कॉर्क कैम्बियम फॉर्मेशन, यहां पर बनाएगा पेरिसाइकिल। एंड फॉर्म कॉर्क कैम्बियम। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। खाली यही दो डिफरेंस है, एक तो कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन का और दूसरा कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन किस लेयर से हो रही है ये। बाकी एनुअल रिंग रूट्स में भी बनती हैं, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो इसमें जो एनुअल रिंग्स हैं वो इतनी ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती कि वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में यूज हो, क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर तो थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ये आपको डायग्राम्स जितने भी हैं लेबल डायग्राम्स आपको करने हैं और ये पूरा चैप्टर आपको करना है, ठीक है। चलिए क्लास का टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।